नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम विल पर। साथियों, आज की क्लास में हम लोग हिंदी साहित्य के अंतर्गत आदिकाल की चर्चा करेंगे। यानी हमने जो आज की क्लास में क्वेश्चन ले रखा है वो क्वेश्चन आपके आदिकाल के ले रखे हैं और कुछ क्वेश्चन आपके हिंदी साहित्य इतिहास संबंधी ग्रंथ से भी हैं। तो चलिए हम लोग बिना समय लिए ही शुरू करते हैं आज की क्लास के पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि साहित्य का इतिहास दर्शन ये किसका ग्रंथ है? साहित्य का इतिहास दर्शन किसका ग्रंथ माना जाता है? डॉक्टर नगेंद्र का है या महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है या पंडित नलिनीलोचन शर्मा का है या नंद दुलारे वाजपेयी का है? कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का उत्तर दें आप लोग। देखिए, इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा नलिनीलोचन शर्मा। तो जो साहित्य का इतिहास दर्शन है इसके लेखक कौन है? नलिनीलोचन शर्मा को माना जाता है। इसके बाद डॉक्टर नगेंद्र का एक साहित्य इतिहास संबंधी ग्रंथ है जिसका नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास। तो हिंदी साहित्य का इतिहास, हालांकि हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल का भी है। नंद दुलारे वाजपेयी हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, लिख लीजिए इसको भी, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी, ये इनका साहित्य इतिहास संबंधी ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका कह रहा है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। कह रहे हिंदी में हिंदी साहित्य, ध्यान रखना, हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा है? देखिए दोस्तों, ध्यान रखेंगे कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की जो परंपरा है वो गारसा दत्तासी का एक ग्रंथ है जिसका नाम है इस्तवार द लॉ लिटरेच्यूर एंदुइये हिंदुस्तानी। तो हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा की जो शुरुआत है वो इस्तवार द लॉ लिटरेच्यूर एंदुइये हिंदुस्तानी से माना जाता है। यह जो ग्रंथ है यह फ्रेंच भाषा में लिखा गया है और इसका प्रकाशन पेरिस से होता है, फ्रांस की राजधानी है। लेकिन ध्यान रखना है कि साहित्य इतिहास लेखन संबंधी ये ग्रंथ है, सबसे पहले लेखन परंपरा की शुरुआत यहीं से होती है। ठीक है, अब इसके 2 संस्करण भी हैं, लेकिन यहाँ पर प्रश्न जो कर रहा है वो कह रहा है हिंदी में, ये आपका फ्रेंच भाषा में है। किस भाषा में है? तो आप कहेंगे फ्रेंच भाषा में है। लेकिन हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा है? तो इसको शिव सिंह सेंगर ने लिखा है सबसे पहले। शिव सिंह सेंगर की एक रचना है जिसका नाम है शिव सिंह सरोज। शिव सिंह सरोज। तो शिव सिंह सरोज, विद्वानों का मानना भी है कि शिव सिंह सरोज में सबसे पहले हिंदी में हिंदी साहित्य इतिहास संबंधी लेखन की परंपरा की शुरुआत यहीं से मानी जाती है और इस नाम से इसकी शुरुआत जो है वो 1883 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, 1883 ईस्वी को। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, सभी लोग उत्तर देंगे प्रश्न संख्या 3 का। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? कह रहे पुरानी हिंदी नामकरण किसने दिया है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, इंसा अल्लाह खां हैं या चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं? कमेंट बॉक्स में एक बार सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर देंगे हमें। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? चलिए सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर दें कि पुरानी हिंदी नामकरण किसने दिया है? पुरानी हिंदी जो नामकरण दिया है वो किसने दिया है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। किसने दिया हुआ है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने दिया हुआ है। साथियों ध्यान रखेंगे, इन्होंने उत्तरी अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है। इन्होंने उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है। पुरानी हिंदी कहा है। क्लियर होगी बातें? चलिए आगे बढ़ते हैं। शुक्ल ने इसे ही प्राकृत भाषा हिंदी कहा है, भोला शंकर व्यास ने इसे हिंदी के आरंभिक रूप का अवट भी कहा है। तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, ये कह रहे भाषा काव्य संग्रह। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, एक बार नहीं कई बार पूछा गया है। भाषा काव्य संग्रह किसकी कृति मानी जाती है?
पहला कह रहा है महेश दत्त शुक्ल की, या देवी दत्त शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, या श्याम बिहारी मिश्र। तो साथियों, जो भाषा काव्य संग्रह है ये महेश दत्त शुक्ल की कृति है। किसकी है? महेश दत्त शुक्ल की कृति है। हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नगेंद्र का भी है। मैंने आपको बताया भी है कि हिंदी साहित्य का इतिहास ये डॉक्टर नगेंद्र का भी है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का भी है। हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास, इस ग्रंथ के लेखक डॉक्टर नगेंद्र और आचार्य रामचंद्र शुक्ल दोनों माने जाते हैं। इसके बाद हम जब श्याम बिहारी की बात करते हैं तो मिश्र बंधु विनोद एक रचना है, लिख लेना इसको, मिश्र बंधु विनोद, मिश्र बंधु विनोद, इसके रचनाकार कौन है? श्याम बिहारी। श्याम बिहारी, जो मिश्र बंधुओं में 3 लोग आते हैं, एक हैं श्याम बिहारी, एक हैं श्याम बिहारी, दूसरा है आपका गणेश बिहारी, गणेश बिहारी, और तीसरे आते हैं सुखदेव बिहारी। तीसरे हैं आपके सुखदेव बिहारी। ठीक है, तो इनकी रचना कौन है? मिश्र बंधु की रचना कौन सी है? मिश्र बंधु विनोद। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे हिंदी साहित्य का अतीत, इसके लेखक कौन माने जाते हैं? पहला कह रहे विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं, दूसरा कह रहे विश्वनाथ त्रिपाठी हैं, श्याम सुंदर दास हैं, या फिर गणपति चंद्रगुप्त हैं। कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का मुझे सही जवाब बताएंगे आप लोग कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। हम लोग जब बात करते हैं गणपति चंद्रगुप्त की, तो आप जानते हैं कि हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, वैज्ञानिक इतिहास, इस साहित्य इतिहास संबंधी ग्रंथ के जो रचनाकार हैं वो कौन है? गणपति चंद्रगुप्त को माना जाता है। और साहित्य इतिहास संबंधी जो विधियां हैं, लेखन की जो पद्धति हैं, उसमें वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग गणपति चंद्रगुप्त ने किया है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास की बात करते हैं तो हिंदी भाषा का विकास, हिंदी भाषा का विकास, हिंदी भाषा का विकास, ये रचना किसकी है? तो आप कहेंगे डॉक्टर श्याम सुंदर दास का है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो विश्वनाथ त्रिपाठी, हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, इस ग्रंथ के लेखक कौन है? तो इस ग्रंथ के लेखक हैं विश्वनाथ त्रिपाठी। तो सभी लोगों को हमने जान लिया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या आपका 6 का रहा है, किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। पहला दिया हुआ है शिव सिंह सेंगर, ए ऑप्शन में दिया है शिव सिंह सेंगर है, बी ऑप्शन में दिया है महेश दत्त शुक्ल है, मौलवी करीमुद्दीन है, या जॉर्ज ग्रियर्सन है। चलिए कमेंट बॉक्स में एक बार इस प्रश्न का सही आंसर बताइए आप लोग, इसका सही उत्तर क्या होगा? किस लेखक के साहित्य इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन का उल्लेख मिलता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका जॉर्ज ग्रियर्सन। आंसर क्या होंगे आपके? जॉर्ज ग्रियर्सन हो जाएगा। जॉर्ज ग्रियर्सन साहब की एक साहित्य इतिहास संबंधी ग्रंथ है जिसका नाम है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। ये एक साहित्य इतिहास संबंधी ग्रंथ है और इसी में पहली बार काल विभाजन का उल्लेख किसने किया है? डॉक्टर ग्रियर्सन ने किया है, डॉक्टर जॉन अब्राहम ग्रियर्सन ने। इसके बाद शिव सिंह सेंगर की एक किताब है जिसका नाम है शिव सिंह सरोज, शिव सिंह सरोज। इसके विषय में हम लोगों ने जाना भी है। महेश दत्त शुक्ल भाषा काव्य संग्रह, अभी इसके पहले हम लोगों ने जाना था
भाषा काव्य संग्रह। और मौलवी करीमुद्दीन की एक रचना है जिसका नाम है तज़किरा ई शुअरा ई हिंदी। तज़किरा ई शुअरा ई हिंदी। ई हिंदी जिसको हम लोग तबकात शुअरा के नाम से जानते हैं। तबकात शुअरा के नाम से जानते हैं। और इसमें 1004 कवियों का विवरण दिया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साथियों, कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर लिख करके बताएंगे आप लोग कि वीडियो आप लोगों को कैसे लगी। अगर आप कमेंट करते हैं तो फिर मुझे भी ये समझ में आएगा बात कि हाँ, आप लोगों की वीडियो पसंद आ रही है। आगे बढ़ेंगे। कह रहा है हिंदी भाषा का उद्गम और विकास, इसके लेखक कौन हैं? डॉक्टर नगेंद्र हैं या हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं या डॉक्टर उदय नारायण तिवारी हैं? कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का उत्तर बताएं कि इसका सही आंसर क्या होगा। सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर बताएं। चलिए, आप लोगों ने उत्तर दे दिया होगा। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा डॉक्टर उदय नारायण तिवारी। हिंदी भाषा का उद्गम और विकास, इसके लेखक डॉक्टर उदय नारायण तिवारी माने जाते हैं। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें बहुत ज़्यादा बताना नहीं था। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में काल विभाजन और नामकरण का प्रथम प्रयास करने वाले जो विद्वान हैं वो कौन हैं? डॉक्टर अब्राहम ग्रियर्सन हैं या आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं या गणपति चंद्रगुप्त? इसको हम लोगों ने देखा भी है कि जो काल विभाजन और नामकरण का पहला प्रयास किसी ने किया है तो वो डॉक्टर ग्रियर्सन साहब ने किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य लेखन में जो काल विभाजन की बात करते हैं तो इन्होंने 4 काल में बांटा है, जिसमें कि पहला है आदिकाल, अगला है भक्ति काल, फिर है रीतिकाल और आधुनिक काल। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। करें हिंदी भाषा का उद्गम और विकास। मुझे लगता है कि ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया है। हाँ, इसके पहले भी ये क्वेश्चन हम लोगों ने किया है। हिंदी भाषा का उद्गम और विकास वही क्वेश्चन है, कोई बात नहीं। तो इसका आंसर तो हम लोगों ने जान ही लिया पहले ही, डॉक्टर उदय नारायण तिवारी। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि आधुनिक काल को गद्य काल नाम किसने दिया है? तो गद्य काल को आधुनिक काल, मतलब आधुनिक काल को गद्य काल जो नाम दिया है वो किसने दिया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्होंने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है। इसको लिख लेंगे थोड़ा सा। इन्होंने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है। वीरगाथा काल कहा है। वीरगाथा काल कहा है। पूर्व मध्यकाल को पूर्व मध्यकाल को इन्होंने भक्ति काल कहा है। भक्ति काल कहा है। और उत्तर मध्यकाल को इन्होंने रीतकाल की संज्ञा दिया है। इन्होंने रीतकाल की संज्ञा दिया है। और आधुनिक काल को जान ही सकते हैं, आधुनिक काल को इन्होंने गद्य काल कहा है। तो आदिकाल को इन्होंने क्या नाम दिया है? वीरगाथा काल। ये पूछा जाता है कि आदिकाल को किसने क्या क्या नाम दिया है। पूर्व मध्यकाल को इन्होंने भक्ति काल कहा है और उत्तर मध्यकाल को इन्होंने रीतकाल कहा है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, काल विभाजन कई लोगों ने किया है। डॉक्टर नगेंद्र ने भी किया है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी किया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है, लेकिन सबसे प्रामाणिक आचार्य रामचंद्र शुक्ल का माना जाता है। एक बहुत ही लाजवाब प्रश्न है आपका कि हिंदी गद्य के उद्भव काल में संस्कृत निष्ठ हिंदी का पक्ष किसने लिया है? यानी किसने अपने लेखन में संस्कृत निष्ठ हिंदी का प्रयोग किया है? पहला कार्य है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। जब हम सितारे हिंद की बात करते हैं तो इसने अपने साहित्य इतिहास लेखन में इनकी जो प्रयोग किया है, इन्होंने वो अरबी फारसी भाषा का प्रयोग किया है। अरबी फारसी भाषा का प्रयोग किया है। और यही कारण है कि राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने, ध्यान रखेंगे, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने जो आगत व्यंजनों की संख्या है वो इन्होंने कितनी मान रखा है? 5 मान रखा है। जिसमें कौन कौन से आते हैं? तो आप कहेंगे क, इस पर कि नुक्ता चिन्ह लगा होता है, क होता है, ख होता है आपका, फिर ग होता है, फिर ज होता है और फ होता है। ठीक है, तो क, ख, ग, ज, फ,
ये जो चिन्ह लगा हुआ है, जो बिंदी लगी हुई है इसके आगे, इसको बोलते हैं नुक्ता चिन्ह। क्या बोलते हैं? नुक्ता चिन्ह बोलते हैं। तो ये हो गया आपका राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। लेकिन इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? संस्कृतनिष्ठ हिंदी का पक्ष किसने लिया है? तो लिया है डॉक्टर लक्ष्मण सिंह ने। किसने लिया है? डॉक्टर लक्ष्मण सिंह ने लिया है। क्लियर हो गई? आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है आपका कि किस ग्रंथ में राधा कृष्ण के प्रेम का अनूठा वर्णन किया गया है? ये बहुत लाजवाब प्रश्न है और यहाँ से क्वेश्चन मतलब इस लेखक से या इस कवि से एक प्रश्न जरूर आता है। तो कह रहे राधा कृष्ण के प्रेम का अनूठा वर्णन किस में किया गया है? मृगावती। मृगावती किसकी रचना है? तो आप कहेंगे कुतुबन की रचना है। कुतुबन की रचना मानी जाती है मृगावती। पद्मावत की बात करते हैं तो पद्मावत जायसी साहब की रचना है। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है पद्मावत। और इसमें चित्तौड़ के शासक रत्नसेन तथा सिंघलद्वीप की राजकुमारी पद्मावती का प्रेम संबंध का वर्णन किया गया है। एक ग्रंथ है पदावली और एक ग्रंथ है मधुमालती। तो मधुमालती की चर्चा कर लेते हैं। मधुमालती जो है यह मंझन की रचना है। किसकी रचना है? मंझन की रचना है। लेकिन जब पदावली की बात करते हैं तो पदावली जो है, इसको ध्यान देंगे साथियों, पदावली जो है वो किसकी रचना मानी जाती है? पदावली आपका यहाँ पर रचना मानी जाती है विद्यापति की। विद्यापति की रचना है ये। देखिए विद्यापति साहब की बात करते हैं, विद्यापति जी की बात करते हैं तो विद्यापति का जो स्थान है, निवास स्थान है, वो कहाँ है भाई? तो ये बिहार के रहने वाले हैं। बिहार में दरभंगा जिले में इनका जन्म हुआ है। दरभंगा में इनका जन्म हुआ है विद्यापति का। और विद्यापति जी की कुल मिलाकर के 16 रचनाएं उपलब्ध हैं। कितनी? 16 मानी जाती हैं। 16 रचनाओं को हम लोग विभाजित कर देते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं 13, यहाँ पर लिखते हैं हम 2 और यहाँ पर लिखते हैं हम 1। जो इनकी 13 रचना है यह इनकी संस्कृत भाषा में है। किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में है। जो 2 रचनाएं हैं, 2 रचनाएं आपकी कीर्तिलता और कीर्ति पताका। चूंकि ये राजा कीर्ति सिंह और उनके भाई हैं शिव सिंह, इनके दरबार में रहते थे, तो इनकी 2 रचनाएं हैं कीर्तिलता और कीर्ति पताका, और ये दोनों रचनाएं अवहट्ट भाषा में हैं। अवहट्ट भाषा में है। विद्यापति जी की केवल एकमात्र रचना जो मैथिली भाषा में मिलती है वह है पदावली। हालांकि कुछ विद्वानों का मानना है कि इनकी 2 रचनाएं मिलती हैं मैथिली में, लेकिन प्रमाणिक है कि एक ही रचना इनकी पदावली मिलती है। और पदावली में इन्होंने पहली बार कृष्ण को काव्य के रूप में स्वीकार किया है। काव्य के रूप में स्वीकार किया है। ठीक है। और पदावली किस भाषा में है? तो आप कहेंगे मैथिली भाषा में है। ये जो है वो मैथिली भाषा में है। तो ध्यान रखना है कि पदावली इनकी एकमात्र रचना जो कि मैथिली भाषा में मिलती है। और पहली बार कृष्ण को, यहाँ पर लिख लेना, पहली बार कृष्ण को काव्य के रूप में अगर किसी ने दिखाया है तो विद्यापति जी ने दिखाया है। क्लियर हुई बातें? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा विकल्प नंबर सी। आपके सही उत्तर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि विसलदेव रासो की नायिका का नामोल्लेख कीजिए। अब ये बोल रहा है कि भाई विसलदेव रासो जो है इसकी नायिका कौन सी है। सबसे पहले तो ये जानिए कि विसलदेव रासो ग्रंथ किसका है। तो विसलदेव रासो परंपरा का ग्रंथ है। और ध्यान रखेंगे कि चाहे वो रास साहित्य की बात करें या हम लोग बात करें रासो साहित्य की, ये दोनों साहित्य आदिकाल के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? तो आप कहेंगे कि आदिकाल के अंतर्गत आते हैं। एक एक चीज़ों की बहुत विस्तृत बातें हम लोग करेंगे, बहुत डिटेल पढ़ेंगे। और इस यूट्यूब चैनल पर आपको सारी चीज़ें बहुत ही डिटेल पढ़ाते हुए हम मिलेंगे। चैप्टर वाइज हम क्रम से पढ़ाएंगे। ये आपके उत्तर प्रदेश LT ग्रेड के लिए, TGT PGT या कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे बिहार आपके जो एग्ज़ाम हो रहे हैं, कंडक्ट हो रहे हैं, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो रास ग्रंथ और रासो जो ग्रंथ हैं आपके, जैसे पृथ्वीराज रासो हुआ, ये सब ग्रंथ आपके आदिकाल के अंतर्गत आते हैं। क्लियर बातें? इसके बाद करें विसलदेव रासो के नायिका का नाम उल्लेख कीजिए। विसलदेव रासो नरपति नाल की रचना है। यहाँ पर लिखेंगे कि ये रचना जो है वो नरपति नाल की रचना है। ठीक है।
और इसका जो नायक है विसल देव रासो का, इसकी जो नायिका है, नायिका पूछ रहा है, तो नायिका कौन है इसकी? राजमती है। अब ध्यान सुनना, ये जो रचना है विसल देव रासो, इसमें पहली बार 12 मासा का वर्णन किया गया है। 12 मासा का वर्णन या 12 मासा का प्रारंभ यहीं से किया गया है। और 12 मासा का प्रारंभ इसमें होता कहाँ से, किस महीने से होता है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो 12 मासा का प्रारंभ इसमें कार्तिक महीने से होता है। किस महीने से? कार्तिक महीने से। कार्तिक महीने से माना जाता है। हालांकि हम लोग जब पद्मावत की बात करते हैं तो 12 मासा का वर्णन पद्मावत में भी देखने को मिलता है, जो कि मलिक मोहम्मद जैसी साहब की रचना है पद्मावत। लेकिन वहाँ पर हम एक बात देख पाते हैं कि वहाँ पर जो 12 मासा का आरंभ है वो आषाढ़ महीने से माना जाता है। अब यहाँ पर ध्यान रखेंगे, इसकी जो कथा है विसल देव रासो की, ये 4 खंडों में देखने को मिलती है। कितने खंडों में? 4 खंडों में दोस्तों देखने को मिलती है। 4 खंडों में देखने को मिल जाती है विसल देव रासो। अब यहाँ पर पहले खंड क्या है? देखिए, इसका जो नायक है वो है विसल देव। पहले नायक की बात कर लेते हैं। इसका जो नायक है उसका नाम क्या है? विसल देव। विसल देव। और इसकी जो नायिका है वो कौन है? राजमती है। राजमती है। इसके 4 खंडों का उल्लेख किया गया है। प्रथम खंड में राजमती और विसल देव के विवाह का वर्णन किया गया है, मतलब इन लोगों का आपस में विवाह होता है। द्वितीय खंड में विसल देव रासो का ये राजमती से रूठ जाता है किसी बात को लेकर के, और राजमती से रूठ करके ये चला जाता है विसल देव कहाँ पर? उड़ीसा में चला जाता है। ये कहाँ चला जाता है? उड़ीसा में चला जाता है। अब उड़ीसा जा करके ये यहाँ पर 12 साल तक रहता है। ध्यान समझेंगे, 1 साल 2 साल नहीं, ये 12 साल तक यहाँ पर रहता है। और प्रत्येक साल के एक महीनों में जो राजमती है वो अलग तरीके से विरह रहती है। तो यहीं से 12 मासा का प्रारंभ माना जाता है। कहाँ से? विसल देव रासो से। और यहाँ 12 मासा का जो प्रारंभ है वो कार्तिक महीने से माना जाता है। तो ये दूसरा खंड हो गया आपका। पहला खंड मैंने क्या बताया? इन दोनों की शादी हुई। दूसरे खंड में राजमती से रूठ करके विसल देव उड़ीसा को चला जाता है। तीसरे खंड में क्या होता है कि यहाँ पर राजमती के विरह वर्णन किया गया है, ठीक है, जिसमें 12 मासा का प्रारंभ माना गया है। और चतुर्थ खंड में होता क्या है कि भाई ये जब चला जाता है और आता नहीं है तो अंततः क्या करती है राजमती? एक ब्राह्मण को भेजती है और उसको बुलाने के लिए एक संदेश भिजवाती है। तो जब इसको विसल देव सुनता है तो फिर क्या करता है? यह उड़ीसा से चल देता है और आ जाता है। यानी चतुर्थ खंड में इसको वापस लाने की कथा का वर्णन किया गया है। और ऐसे ही संबंधित है आपका मलिक मोहम्मद जायसी का पद्मावत ग्रंथ, जिसमें कि हम लोग नागमती वियोग खंड की बात करते हैं। तो नागमती वियोग खंड में 12 मासा का प्रारंभ आषाढ़ महीने से माना जाता है। तो इसमें लिख लेना, पद्मावती में जो 12 मासा का प्रारंभ है वो किस महीने से है? तो आप कहेंगे आषाढ़ महीने से माना जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा राजमती। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चर्यापद के रचयिता कौन है? कमेंट बॉक्स में एक बार इस प्रश्न का सभी लोग उत्तर बताएं कि चर्यापद के रचयिता कौन माने जाते हैं। पहला दिया है सरापा है, लुइपा है, या सवरपा है, या कुक्कुरिपा है। देखिए, जो सिद्ध साहित्य है ना, सिद्ध साहित्य में जितने भी सिद्ध कवि हुए, ये लोग अपने नाम के आगे पा शब्द का उल्लेख करते थे। यह एक सम्मानजनक शब्द माना जाता है। और सिद्ध की बात करें तो यहाँ पर चर्यापद के रचयिता कौन माने जाते हैं? इसके रचयिता माने जाते हैं सवरपा। चर्यापद एक विशेष प्रकार का गीत है, ऐसे लिख लेंगे। चर्यापद क्या है? एक विशेष प्रकार का गीत है। एक विशेष प्रकार का गीत है जो अनुष्ठानों के समय गाया जाता है। जो अनुष्ठानों के समय गाया जाता है। तो चर्यापद के रचयिता कौन है? सवरपा माने जाते हैं। सरापा का एक ग्रंथ है जिसका नाम है, इनके ग्रंथ को लिख लेना, दोहा कोश इनकी रचना है इनकी। और लुइपा की हम बात करते हैं तो लुइपा गीतिका इनकी रचना है।
और लुइपा का सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान माना जाता है। लिख लेना, इसको भी एक बार लिख लेना कि सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान, सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान, ऊंचा स्थान ये किसका माना जाता है? तो आप कहेंगे कि लुइपा जी का माना जाता है। सबरपा, सरापा के जो शिष्य हैं वो सबरपा हैं और इनके शिष्य लुइपा माने जाते हैं। आगे बढ़ेंगे साथियों अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करते हैं 15 नंबर का। कह रहे जयचंद्र प्रकाश के रचनाकार कौन हैं? जगनिक हैं या श्रीधर हैं या भट्ट केदार हैं या फिर नरपति नाल हैं? कमेंट बॉक्स में एक बार इस प्रश्न का उत्तर बताएंगे कि जयचंद्र प्रकाश के रचनाकार कौन माने जाते हैं। जयचंद्र प्रसाद के रचनाकार जो हैं वो श्रीधर को माना जाता है। श्रीधर पाठक इनका पूरा नाम है। ठीक है, तो श्रीधर को माना जाता है। जगनिक की बात करते हैं तो परमाल रासो, परमाल रासो, परमाल रासो रासो ग्रंथ माना जाता है और ये जगनिक का है। श्रीधर का आप जान ही रहे हैं, रणमल छंद श्रीधर का माना जाता है। और नरपति नाल विसल देवरासो, विसल देवरासो किसका है? अभी हमने बताया भी है कि विसल देवरासो, विसल देवरासो, ठीक है ना। तो जयचंद्र प्रकाश के रचनाकार कौन हो गए? भट्ट केदार, माफ करिएगा यहाँ पर श्रीधर नहीं है, भट्ट केदार। इसका सही उत्तर क्या होगा? भट्ट केदार हो जाएगा, भट्ट केदार। ठीक है, और श्रीधर की रचना क्या है? रणमल्ल छंद, रणमल्ल छंद। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 का रहा है कि कुमारपाल प्रतिबोध ये किसकी रचना है? पाराकार सोम प्रभु सूरी की है या शांगधर की है, हेमचंद्र सूरी की है या फिर मेरुतंग की है? तो आप देख सकते हैं कि कुमारपाल प्रतिबोध जो है वो सोम प्रभु सूरी की रचना मानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। हेमचंद्र सूरी, कुमारपाल प्रतिबोध, लिख लेना, कुमारपाल प्रतिबोध, प्रतिबोध ये रचना किसकी है? तो आप कहेंगे कि हेमचंद्र सूरी की है। हम्मीर रासो शांगधर की रचना है, हम्मीर रासो ये शांगधर की रचना मानी जाती है। और मेरुतुंग प्रबंध चिंतामणि के रचनाकार कौन है? प्रबंध चिंतामणि के रचनाकार कौन माने जाते हैं? तो मेरुतुंग माने जाते हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 आप देख सकते हैं। कह रहा कि संदेश रासक के लेखक कौन है? पालाकारक नरपति नाल हैं, अब्दुल रहमान हैं, चंदबरदाई हैं या फिर जगनिक हैं? कमेंट बॉक्स में एक बार उत्तर बताएं कि संदेश रासक के रचनाकार जो हैं वो कौन माने जाते हैं। तो संदेश रासक के रचनाकार अब्दुल रहमान माने जाते हैं। पहला ये धर्मेत्र ग्रंथ माना जाता है, लिख लेना, प्रथम धर्मेत्र रास ग्रंथ है, धर्मेत्र रास ग्रंथ है। प्रथम धर्मेत्र रास ग्रंथ किसको मानते हैं? संदेश रासक को मानते हैं। और संदेश रासक एक खंड काव्य है, एक खंड काव्य माना जाता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं जब नरपति नाल की, तो विसल देव रासो के रचनाकार कौन है? नरपति नाल हैं। चंदबरदाई पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? चंदबरदाई हैं आपके। और चंदबरदाई का एक नाम और मिलता है, वलिद, वलिद या पृथ्वी भट्ट, पृथ्वी भट्ट। ठीक है, जगनिक की बात करते हैं तो जगनिक को आप जान ही रहे हैं, परमाल रासो के रचनाकार हैं जगनिक, परमाल रासो के रचनाकार कौन है? जगनिक माने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करते हैं 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि विद्यापति की पदावली मैथिली हिंदी में रचित होने पर भी निम्नलिखित में से किससे प्रभावित मानी जाती है? तो विद्यापति की जो पदावली है ये हिंदी में रचित होने पर भी, मैथिली में रचित होने पर भी ये बांग्ला से प्रभावित मानी जाती है। इसका विकल्प संख्या बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विकल्प बी आपके यहाँ पर सही उत्तर हो जाएंगे। आगे बढ़ेंगे साथियों अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि अमीर खुसरो हिंदी साहित्य के किस काल से संबंधित हैं?
ये पहला कार्य आधुनिक काल है, रीतिकाल है, आदिकाल है या फिर भक्ति काल है। तो बताइए अमीर खुसरो कमेंट बॉक्स में एक बार उत्तर बताइए कि अमीर खुसरो हिंदी साहित्य के किस काल से संबंधित कवि माने जाते हैं। अमीर खुसरो आदिकाल से संबंधित कवि माने जाते हैं। और ध्यान रखना कि अमीर खुसरो का जो वास्तविक नाम है ये अबुल हसन है। अबुल हसन इनका वास्तविक नाम है, अबुल हसन। और निजामुद्दीन औलिया की मौत पर अमीर खुसरो लिखते हैं कि गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर अपने रईन भई चौदेस। तो अमीर खुसरो आदिकाल के कवि माने जाते हैं। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। कह रहे कि दान वाक्यावली के रचनाकार कौन है। देखिए, दान वाक्यावली भी विद्यापति की ही रचना है, लेकिन दान वाक्यावली यह संस्कृत भाषा में लिखित है। किस भाषा में लिखित है? तो आप कहेंगे यह संस्कृत भाषा में लिखित है दान वाक्यावली। तो भूषण जयदेव पद्माकर नहीं होंगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21। कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन भी हैं जिसको हम लोग कर लेते हैं। कर आदिकाल के अंतर्गत सरहपा, लुइपा आदि कवि किस साहित्य से संबंधित हैं? कर रासो साहित्य से हैं या सिद्ध साहित्य से हैं, जैन साहित्य से हैं या लौकिक साहित्य से हैं? तो आप देख सकते हैं कि चाहे हम लोग सरहपा की बात करते हैं या लुइपा की बात करते हैं, कणहपा की बात करते हैं, सबरपा की बात करते हैं, ये सभी लोग सिद्ध साहित्य के कवि माने जाते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया है आपका कि सिद्धों की भाषा क्या है। सिद्धों की भाषा, सिद्धों की भाषा क्या है? तो सिद्धों की भाषा संध्या भाषा माना जाता है, संध्या भाषा। या फिर कुछ विद्वान ऐसा भी मानते हैं कि संधा भाषा, इसी को कहते हैं संधा भाषा। ठीक है, यह एक आध्यात्मिक भाषा मानी जाती है। आगे बढ़ेंगे साथियों अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर हम लोग बात कर रहे हैं 22 नंबर की। कह रहे कि निम्न काव्यधारों में काव्यधारा होना चाहिए, निम्न काव्यधारा में से कौन सी काव्यधारा भक्ति काल के अंतर्गत नहीं आती है? नहीं वाले पर जरूर आप ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सी काव्यधारा भक्ति काल के अंतर्गत नहीं आती है। पहला कार्य कि राम भक्ति काव्यधारा, रासो काव्यधारा, ज्ञानाश्रयी काव्यधारा या कृष्ण भक्ति काव्यधारा। तो देख सकते हैं कि भक्ति काल के अंतर्गत चाहे हम लोग राम भक्ति काव्यधारा की बात करें जो कि सगुण भक्ति से संबंधित होता है, ज्ञानाश्रयी काव्यधारा की बात करें, यह निर्गुण भक्ति की 2 शाखाएं हैं और सगुण भक्ति की 2 शाखाएं होती हैं। निर्गुण भक्ति की 2 शाखाओं में एक शाखा आती है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, देखिए ध्यान से। देखिए, जब हम लोग बात करते हैं साथियों भक्ति काल का, भक्ति काल की बात करते हैं तो भक्ति काल के अंतर्गत 2 शाखाएं हैं, जिसमें एक आता है आपका निर्गुण शाखा, निर्गुण शाखा, और दूसरा आता है आपका सगुण शाखा, सगुण भक्ति शाखा। निर्गुण शाखा के अंतर्गत 2 शाखाएं आती हैं, जिसमें एक होती है ज्ञानाश्रयी शाखा, ज्ञानाश्रयी, और दूसरा होता है प्रेमाश्रयी। एक है आपका ज्ञानाश्रयी और दूसरा है प्रेमाश्रयी। सगुण शाखा की बात करते हैं तो सगुण शाखा के अंतर्गत 2 शाखाएं हैं, जिसमें एक है आपका राम भक्ति शाखा, राम भक्ति शाखा, और दूसरा है आपका कृष्ण भक्ति शाखा। कृष्ण भक्ति शाखा। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि जो ज्ञानाश्रयी शाखा है इसके अंतर्गत कबीर आते हैं, रैदास आते हैं, ये लोग आते हैं। ठीक है, प्रेमाश्रयी शाखा के अंतर्गत मलिक मोहम्मद जायसी, कुतुबन, ये लोग आ जाते हैं। राम भक्ति शाखा की जब बात करते हैं तो इसके अंतर्गत गोस्वामी तुलसीदास हैं, और कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत सूरदास, मीराबाई, ये लोग आते हैं। तो यहाँ पर जो रासो काव्यधारा है यह आदिकाल से संबंधित है, ये भक्ति काल से संबंधित नहीं है। आदिकाल जिसका समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 1050 विक्रमी से लेकर के 1375 विक्रमी तक माना जाता है, जबकि भक्ति काल की हम जब बात करते हैं तो 1375 से लेकर के ये 1700 विक्रमी माना जाता है। तो दोनों में अंतर हो गया आपका। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि राउल वेल, ये वेल ही होना चाहिए था या वेल कहीं कहीं देखने को मिलता है। राउल वेल के विषय में कौन सा तथ्य सही नहीं है? पहला कह रहा है इसका रचयिता रोड़ा नामक कवि माना जाता है। स्वाभाविक सी बात है कि इसके जो रचयिता हैं वो रोड़ा कवि ही माने जाते हैं। राउल वेल ये प्रथम शीलांकित कृति है। पहली बात, ये कैसी कृति है?
राउलवेल ये शिलांकित कृति है। ये शिलांकित कृति मानी जाती है। अगला पॉइंट देख लेना इसके संबंध में कि नखशिख वर्णन की परंपरा की शुरुआत यहीं से मानी जाती है। नखशिख वर्णन की परंपरा की शुरुआत यहीं से मानी जाती है, यहीं से मानी जाती है। ठीक है, यानी पहली बार नखशिख वर्णन की परंपरा, नायिका के नख से लेकर के शिख तक का वर्णन इसमें दिखाया गया है। यह एक शिलांकित कृति मानी जाती है राउलवेल। तो आप देख सकते हैं इसके जो कवि हैं, जो रचयिता हैं, वो रोड़ा नामक कवि माने जाते हैं। यह मूलतः एक शिलांकित रचना है, जैसा कि मैंने बताया भी है कि ये कैसी रचना है, शिलांकित कृति मानी जाती है। यह गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है। बहुत ध्यान से देखना, जो राउलवेल है ये गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य माना जाता है। ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। और यहाँ कह रहा है कि इसमें राउल नामक नायक का शौर्य वर्णन है। भाई शौर्य वर्णन की बात नहीं है, यह एक नखशिख वर्णन की परंपरा की शुरुआत यहाँ से मानी जाती है और नायिका के नखशिख का वर्णन किया गया है। तो इसलिए जो ये वाला ऑप्शन है, डी आंसर है आपके, ये गलत है, ये बात आपका सही नहीं है। यही पूछा भी था क्वेश्चन में। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करेंगे 24 नंबर का। सरापा से संबंधित कौन सा तथ्य सही नहीं है? चलिए देखिए कौन सा तथ्य भाई सही नहीं है। कह रहा है कि सरापा से संबंधित कौन सा तथ्य सही नहीं है? वे सिद्ध साहित्य के प्रारंभकर्ता थे। दोहा कोश नहीं है, ये है आपका दोहा कोश। दोहा कोश उनकी प्रसिद्ध रचना है, बिल्कुल सही है। सिद्ध साहित्य के प्रारंभकर्ता यानी प्रारंभिक कवि सरापा ही माने जाते हैं। दोहा कोश इनकी रचना है। कह रहे उनकी भाषा सर्वत्र सीधी सरल मानी जाती है। ठीक है, देखिए वज्रयान को सहजयान के नाम से भी जानते हैं, लेकिन सर्वत्र सीधी सरल मानी जाती है। ये सहज भाषा तो है इनकी जो भाषा है वह सहज है, इसीलिए वज्रयान को सहजयान के भी नाम से जानते हैं। उन्होंने साधना पर जोर देते हुए पंडितों को फटकार लगाई है। मेरे साथियों एक बात ध्यान रखना, ये सारी बातें तो सही हैं, ठीक है, लेकिन इसमें जो आपका दिया है सर्वत्र सीधी मानी जाती है, ये आपका गलत है। ये आपका तथ्य जो है वो सही नहीं है। सिद्धों की जो भाषा है इसमें संध्या भाषा का प्रयोग किया गया है। ठीक है, और यह जो संध्या भाषा है ये आध्यात्मिक रहस्य की भाषा मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं तो सी आंसर इसमें आपके करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 25, और क्वेश्चन नंबर 25 आज की क्लास का आपका अंतिम क्वेश्चन भी होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक स्टेटमेंट दिया हुआ है कि शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावी और इतना महिमा मंडित, ये मान्यवित नहीं है, महिमा मंडित है। ठीक है, महिमा मंडित महापुरुष भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी की यह उक्ति किसके विषय में है? हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, कहते हैं कि शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावी और इतना महिमा मंडित महापुरुष भारत में दूसरा नहीं हुआ। ये बात कहते हैं यह गोरखनाथ के संबंध में है। किसके विषय में कहा गया है? गोरखनाथ के संबंध में। जो गोरखनाथ जी हैं ये नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। षट चक्रों वाला योग मार्ग इन्होंने ही चलाया है। हठ योग के प्रवर्तक माने जाते हैं। हठ योग के प्रवर्तक हैं ये। हठ योग के प्रवर्तक हैं। ठीक है, ह का अर्थ होता है सूर्य, ठ का अर्थ होता है चंद्रमा। हठ योग यानी बलपूर्वक ईश्वर से मिलन, इसका पूरा अर्थ क्या होता है? बलपूर्वक, इसका अर्थ पूछा गया है, बलपूर्वक ईश्वर से मिलन। ईश्वर से मिलन। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं साथियों। वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताएंगे, और सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करते रहें ताकि सभी लोगों को कम से कम इसका फ़ायदा भी मिल सके। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग